इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फ़ोन इन। आज भी फ़ोन इन कार्यक्रम पेश है आपकी सेवा में, जिसका विषय हमने चुना है सर्दियों में अधिक शहद का उत्पादन कैसे लें। इस विषय पे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर CJ जुनेजा। आप पूर्व सलाहकार हैं मधुमक्खी एकीकृत केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। तो जिन भाइयों ने मधुमक्खी पालन का काम कर रखा है, मधुमक्खियां पाल रखी हैं, उनके लिए आज का कार्यक्रम कोई खास होने जा रहा है। और उन भाइयों के लिए भी ये कार्यक्रम खास होगा जो मधुमक्खी पालन के संदर्भ में कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं और उनको पता नहीं लग रहा था कि शहद का काम, मधुमक्खी पालन का काम कैसे करें। तो हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 01744 221 322। फ़ोन नंबर दोबारा सुन लें, 01744 221 322। तो आप सीधा फ़ोन करें, स्टूडियो में हम विशेषज्ञ से सीधी आपकी बात करावेंगे और आपका जो भी सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब आपको मिलेगा और आपका समाधान होगा हर सवाल का। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी के राम राम। साथियों, जैसे आपको पता है कि दिन मंगलवार और कार्यक्रम फ़ोन इन है और इस कार्यक्रम में जो आज का हमारा विषय रहेगा, एक बार फिर बताते हैं, वो रहेगा सर्दियों में अधिक शहद उत्पादन कैसे लें। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर CJ जुनेजा, जो पूर्व सलाहकार है एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन जो है एक बेहतर व्यवसाय दिन पर दिन बनता जा रहा है। एक समय था जब हम मानते थे कि इसमें कुछ लाभ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नई खोज हुई, सहायताएँ मिली, नए प्रयोग हुए, तो आज के समय में इसको एक अच्छे रोजगार के रूप में युवा अपना सकता है। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि मधुमक्खी पालन एक स्वरोजगार का बहुत बढ़िया साधन है। तो इसी विषय में आज चर्चा करेंगे कि जो सर्दी के मौसम में जो हमारे साथी मधुमक्खी पालन करते हैं, अधिक शहद उत्पादन कैसे लें और कैसे इसको हम अधिक रोजगार के लिए अपना सकते हैं। जैसे भी आपने बताया कि मधुमक्खी पालन पहले हम लोग एक सहायक व्यवसाय के रूप में करते थे जी। लेकिन अब समय ऐसे आ गया कि समय के साथ पहले हम कहते थे कि मधुमक्खी पालते हैं तो हमें शहद का उत्पादन होता है जी। लेकिन आज शहद के साथ अन्य बाई प्रोडक्ट हैं जी, जो हमें मिलते हैं, जिसमें आपको पराग मिल जाता है, मोम मिल जाता है, रोज जेली मिलती है, मधुमक्खी का विष मिल जाता है। तो ऐसे 5 अन्य प्रोडक्ट हैं और इसलिए ये जो है आप एक सहायक व्यवसाय के रूप में ना रह के एक मुख्य व्यवसाय बन गया है मधुमक्खी पालन। और इसमें आदमी, कोई भी किसान भाई इस काम को करके पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त कर सकता है और अपने घर परिवार को अच्छी तरह से वो चला सकता है। जैसे आपने कहा कि किस तरह से सर्दी के दिनों में हम शहद लें, तो मैं किसान भाई को बता देना चाहता हूँ कि आजकल जैसे सर्दी का मौसम तो सिर्फ एक बात नहीं पहले कि ये तो यानी अब स्पष्ट है कि जो मधुमक्खी पालन है वो अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रोजगार का एक साधन है। अब ये सहायक ना होकर के बल्कि इससे बाकी चीजें जुड़ गई हैं, वो उनसे सहायक रोजगार ले सकते हैं जी। मतलब इसके साथ हम ये भी बता देते हैं कि कई किसान ऐसे हैं जो परागीकरण की तरफ चले गए, परागीकरण करके फसलों का अलग से वो व्यवसाय कर रहे हैं
और कुछ किसान ऐसे हैं जो रानी मधुमक्खी का उत्पादन करते हैं, क्योंकि अच्छी रानी होगी तो आपको शहद का उत्पादन अच्छा मिलेगा। वो ट्रेडिशनल जो पहले हम मधुमक्खी पालन करते थे, जो क्वीनें होती थी, हम नहीं जानते थे कौन सी अच्छी रानी है कौन सी नहीं है। एक बक्से से आप 40 किलो शहद ले रहे हैं साल में, और दूसरा बक्सा आपको 15 से 20 किलो शहद देता है। तो ऐसे भी किसान आगे हैं जो बिल्कुल ट्रेंड, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, और वो रानी मधुमक्खी का उत्पादन करके उनको बेच के और अपनी आमदनी का साधन उन्होंने बना लिया है। ये तो बात हुई कि आप कई लोग ऐसे हैं जो इसके जो इम्प्लीमेंट्स हैं, कोई मधुमक्खी के बक्से बना रहा है, कोई मधुमक्खी के लिए मशीन बना रहा है, कोई छत्ता, यानी हर प्रकार के इसके लगते हुए जो है रोजगार लोगों को मिल रहा है। यानी पहले जो सहायक धंधा था, अब इसने बहुत से सहायक धंधे शुरू करवा दिए, ये कह सकते हैं। और दूसरा जो सर्दी का सवाल है, आजकल अभी सर्दी शुरुआत हो चुकी है जी। और मैं ये कहता हूं कि हमारा, हालांकि हम कहते हैं कि सितंबर मिड से जो है हमारा मधुमक्खी पालन का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें बेरी आ जाती है, इस पे कुछ जो है तिल आ जाता है, बीटी कॉटन आ जाती है। तो लेकिन जो मेन व्यवसाय शुरू होता है उस समय थोड़ी बहुत मकरंद भी आता है, पराग भी आता है, लेकिन सर्दी के दिनों में हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है और सफेदा भी बहुत है हमारे यहाँ पर। तो हमारे जो यहाँ पर मुख्य जो आमदनी का साधन या शहद का उत्पादन का जो साधन है वो है हमारे यहाँ सरसों। और आप जानते हैं कि ये साउथ डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, चाहे रेवाड़ी है, झज्जर है, रोहतक है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, या जो फरीदाबाद है, गुड़गांव, ये सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आप ये मान के चलिए कि सर्दी के दिनों में 90% से भी ज्यादा जमीन पे लोग सिर्फ सरसों उगाते हैं जी। और इसलिए क्योंकि वो अधिक से अधिक फायदा ले सकें, तो आजकल लोगों ने वहां स्थानांतरण करना शुरू कर दिया है और जगह रोक लेते हैं, क्योंकि जगह पास बक्से आप नहीं रख सकते। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए एक एपियरी यूनिट से दूसरी जो मधुमक्खी की कॉलोनियां पड़ी हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके बक्से जो है वो धूप के अंदर हों। धूप का मतलब कि बक्से अगर धूप में हैं तो मक्खियों में कार्य क्षमता बढ़ती है, शहद का उत्पादन अच्छा मिलता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि बक्सों को पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में उसका मुंह होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक सुबह जैसे सूर्य उगे आधा घंटा पहले मक्खियां काम करना शुरू कर देती है। अगर दक्षिण दिशा में है तो आखिर तक वहां पर धूप रहती है। आपने पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में उसका मुंह रखना है। और स्थानांतरण करने के लिए मैं हमारे किसान भाइयों को, वैसे तो जो काम कर रहे हैं उनको ये ज्ञात है कैसे स्थानांतरण करना है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी काम शुरू किया है। तो स्थानांतरण करने के लिए सबसे पहला जो स्पेड वर्क होता है वो ये है कि आपने बक्से कहाँ पर रखने हैं। वो सर्वे जरूर करें कि जहां पर बक्से रखें क्या उसके 1 किलोमीटर के अंदर फूल हैं या नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि मक्खी तो 3 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन वो आपको शहद नहीं दे सकती। वो अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए नेक्टर ला सकती है, पराग ला सकती है। तो ये मान के चलिए कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर फूल होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि आधे किलोमीटर के अंदर पानी की व्यवस्था हो वहां पर, चाहे नहर का पानी हो, ट्यूबवेल का पानी हो, वर्षा का पानी हो। अगर कोई और पानी नहीं है तो आपको उसका प्रबंध करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपने। और तीसरा जो है आपने ये ध्यान रखना है जहां बक्से रखने हैं मोबाइल टावर आपस में पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु जो है मधुमक्खियों के लिए वो मोबाइल टावर्स हैं। क्योंकि इसकी जो वेव्स आती हैं, मधुमक्खियां भी अगर जाती हैं आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो फेरोमोन्स होता है जिसके कारण जाती है और वापस आती है। अगर मोबाइल टावर पास में है तो उसकी वेव्स जो हैं इसको इंटरप्ट कर देती है, रुकावट डाल देती है, मक्खियां भटक जाती है, बक्से के अंदर नहीं आ पाती। ये भी ध्यान रखें कि कोई पास में रेलवे ट्रैक या जीटी रोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मक्खी उड़ती है पेट खाली उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन जब वापस आती है तो वो एक डायरेक्शन में सीधा तलपट्टे पे आएगी, बक्से के अंदर चली जाएगी। बाहर निकलती है तलपट्टे पे आएगी, जैसे हवाई जहाज फ्लाइट लेता है वैसे ही लेती है, लेकिन खाली पेट है तो ऊपर नीचे हो सकती है। जब वापस आ रही है तो उसका पेट भरा हुआ है। अगर आपने बिल्कुल जीटी रोड के पास, लोग कहते हैं जीटी रोड पे पास में बक्से रखना भी आसान है, उठाना भी आसान है, लेकिन वो नुकसानदायक होता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी कितनी मक्खियां मर गई। इतना ट्रैफिक होता है जीटी रोड पे, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, या रेलवे ट्रैक के पास वहां पर गाड़ियों का आवागमन बहुत तेजी से। तो आप कोशिश करें कि रेलवे ट्रैक से दूर रखें, ईंटों के भट्टों के पास बक्से नहीं रखे, धुएं से मक्खी दूर भागती है। इसके अलावा कोई ऐसी जगह जहां पर केमिकल फैक्ट्रीज हो, इफ्लुएंट्स हो, यानी गंदा पानी हो या केमिकल्स उसके अंदर हो, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो स्थानांतरण करना, ये जगह का चुनाव, ये आप ये समझिए कि जगह का चुनाव
आपके इस मधुमक्खी पालन की सफलता या असफलता इसी के ऊपर निर्भर करती है कि बक्से आपने कहाँ रखे। जो आपने जगह का चुनाव कर लिया और आपने बक्से वहां लेके जाने हैं, तो आप ये दिन में जो है बक्सों की पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बक्से हम ये सुझाव देते हैं हमारे किसान भाइयों को कि संध्या के बाद जो है जब अंधेरा हो जाए तभी बक्सों को लेके जाएं। बाई चांस अगर बक्से आप पैकिंग करते हैं, एंट्रेंस या एग्जिट गेट यानी प्रवेश या निकासी द्वार है, वहां से मक्खियां कई बार लीक हो जाती है, हालांकि उसको हम जाली से ढक देते हैं। अगर वो लीक होगी मक्खी, एक एक मक्खी बाहर निकल रही है और दिन में बक्से आप लेके जा रहे हैं, तो आपका एक आधा बक्सा सारा खाली हो जाएगा। इसलिए हम रात्रि के समय सिफारिश करते हैं किसान भाइयों को कि रात के समय बक्से लेके जाएं, ताकि अगर मक्खी बाहर निकली है तो वो वहीं पे बैठी रहेगी, जब बक्से उतारेंगे वो मक्खी फिर अंदर चली जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने पूरी पैकिंग, एक सिर्फ एंट्रेंस गेट या एग्जिट गेट जो है, प्रवेश और निकासी द्वार को छोड़ के सारे बक्से की पैकिंग कर लो। अगर 8 फ्रेम है 2 फ्रेम खाली डाल दो, ताकि झटका नहीं लगना चाहिए, खाली फ्रेम डाल दीजिए उसके अंदर। बक्से को पैकिंग करके रात के समय, जिस समय आपकी गाड़ी जानी है उसमें आप अंधेरा हो गया, आपने उसका एंट्रेंस गेट बंद कर देना है, जाली से कीजिए ताकि हवा का आवागमन बना रहे उसके अंदर। और उसके बाद बक्सों की लोडिंग जो प्रवेश द्वार मक्खियों का है वो इंजन की तरफ होना चाहिए, यानी आप अगर इस इंजन की तरफ अगर आपका प्रवेश या निकासी द्वार रहेगा या पीछे की तरफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर झटका भी लगता है, कहीं पे गड्ढा भी है, तो फ्रेम आपस में टकरा के उससे टूटते नहीं है। अगर दूसरी डायरेक्शन में रखेंगे तो फ्रेम आपके टकरा के, अगर उसमें शहद है कुछ, तो वो टूटने का डर रहता है। और ये भी ध्यान रखें किसान भाई कि अगर 4-5 घंटे का रास्ता है, तो जैसे ही आखिरी बक्सा आपने लोड किया, आपकी गाड़ी चला देगी। अगर खाना खाना तो उससे पहले खाना खा, कोशिश कीजिए कि रास्ते में चाय भी मत पीजिए अगर 3-4-5 घंटे का रास्ता है तो। अगर ज्यादा रास्ता है तो रास्ते में 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए चाय पी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप रास्ते में खाना खाने लगे 1-आधा घंटा 1.5 घंटा लगा दिया वहां पर, तो आप देखेंगे कि आपकी मक्खियां जरूर मरेंगी, क्योंकि सफोकेशन इतना होता है, मक्खियां ज्यादा होती हैं, दम घुटने से मक्खी मर जाती है। आप जिस जगह पर लेके बक्से जा रहे हैं, जब बक्से वहां पर रखें तो आप मान लिया रात के 3 बजे आप पहुंचते हैं या 3:30 बजे पहुंचते हैं, तो हमारे किसान भाई ये ना सोचें कि भी अभी 5 बजे तो रोशनी हो जाएगी, हम तब बक्से को उतार लेंगे। नहीं, आप जिस समय पहुंचते हैं उसी समय आप बक्सों को उतार दीजिए और उसके एंट्रेंस गेट खोल दीजिए, ताकि मक्खियों को ये महसूस ना हो कि वो जेल के अंदर बंद है। तो उससे मक्खियों के मरने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। और उसके बाद आप सारा दिन, एक दिन तक बक्से को आपने देखना नहीं है, क्योंकि मक्खियां अग्रेसिव हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं जब माइग्रेशन होता है। एक दिन बक्से को बिल्कुल आपने नहीं देखना, सिर्फ उसके एंट्रेंस गेट बक्सों को रखते ही आपने खोल देने हैं। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि जो आज का हमारा फोन इन का विषय है वह है कि सर्दियों में अधिक शहद उत्पादन कैसे चले। हमारे बीच हैं डॉक्टर CJ जुनेजा, जो पूर्व सलाहकार है एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामपुर क्षेत्र से, और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो 201-322 और STD कोड रहेगा। जो साथी मोबाइल से या क्षेत्र से बाहर के फ़ोन करेंगे उसके लिए STD कोड आवश्यक होगा, जो रहेगा 01744। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 94 और 29% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 17 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान आंशिक बादलवाई भी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। सब एक सवाल मन में बार बार आता है कि जो बॉक्स स्थानांतरण करने हमें दूसरी जगह रखने हैं, अब वो तो नहीं है। पहले जंगल होते थे, खुले लंबे लंबे जंगल हैं, आप जहाँ जाके बॉक्स रख दें। अब हमें GT रोड पे भी रखने हैं, रेलवे कॉलोनी उसके पास भी रखने हैं। तो क्या जो हम जगह चयन करते हैं, क्या जो किसान वो अनुमति देंगे अपनी उस पर रखने की? एक समय था जो हमारे किसान भाई बक्से रखने नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि मधुमक्खियां जो हैं ये आपको डंक मारती हैं,
दुखदाई है डंक। और मक्खियों उनको इसके बारे में पता नहीं था कि जिस किसान के खेत में बक्से रखे जाते हैं उसको ज्यादा फायदा होता है वनस्पति जो किसान वहां पर बक्से रख के शहद का उत्पादन करता है, क्योंकि परागीकरण में इसका बहुत बड़ा योग है मधुमक्खियों का। जिस फूल के ऊपर मधुमक्खी चली जाती है तो परागीकरण वहां पर होगा, अच्छी किस्म का हाइब्रिड सीड आपको मिलेगा और बीमारियां 50% से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। अब आपको मालूम होगा कि कृषि का जो 5वां इनपुट है वो अब मधुमक्खी पालन को माना गया। जैसे हम कहते हैं, डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लें। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सपेरा अम्बाड़ा जिला बालेश्वर। हाँ जी, क्या पूछना है? ये पूछना है जी, मेरे मक्खियों में दवाई लगा दी थी। मक्खियों में दवाई लगा दी थी? हाँ जी, दवाई लगा दी थी पड़ोसियों ने, तो मक्खी मर गई थी मेरी सारी। अच्छा। अब जो छत्तों में से मक्खियां निकली मेरे पे 6 डब्बे हो गए, उनमें नर नहीं है। अच्छा। हाँ, तो क्या नर पैदा हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, अंडा दे रही है रानी मक्खी और जो है ना वो नहीं, नर नहीं है। सुनिए, ऐसा है कि अगर आपके बक्से के अंदर रानी मधुमक्खी है, हाँ जी, तो अपने आप वो जो है, क्योंकि रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है। एक होता है गर्भित अंडा, यानी जो अंडा है जो बाहर से मेटिंग के बाद शुक्राणु शरीर में लेके आती है, अंडे के साथ उसका मिलान करके खाने में डाल देती है, उसको हम कहते हैं गर्भित अंडा। इससे रानी बन सकती है या वर्कर्स बनते हैं, मजदूर मधुमक्खियां बनती हैं। और दूसरा होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड अंडा, एक गर्भित अंडा जो बड़े खाने होते हैं उसके अंदर डालती है, उससे नर बनते हैं। मान लिया आप अभी जो है सीजन शुरू हो चुका है, अभी आज का कुछ समय ऐसा है, मैं नहीं जानता आपके फूल कौन से हैं वहां पर इस समय, किस चीज का फूल है? तोड़िया है, सफेदा। शाहबाद साइड में है, आप इधर के हैं तो किसी शाहबाद है उत्तर साइड में। हाँ जी, शाहबाद है उत्तर साइड में। हाँ, उस एरिया में तोड़िया है, अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में, शाहबाद ये एरिया में तोड़िया है, खूब है इसमें। और आप ये समझ लीजिए कि इस समय मौसम बहुत ही अनुकूल है। अगर आपके बक्से के अंदर नर नहीं है तो रानी मक्खी अपने आप नर को पैदा कर देगी। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बक्से के अंदर अगर पराग आ रहा है, उसके अंदर नेक्टर आ रहा है, तो रानी मक्खी अपने आप अंडे 2 प्रकार के देगी, उसमें नर भी बनेंगे और वर्कर्स भी बनेंगे। और उसमें हाँ जी बोलिए। एक बंदा ये कह रहा था मेरे से कि जो है ना बगैर ये अंडा फर्टिलाइज जब तक होने का नहीं तब तक नर नहीं निकलने का। अंडा जो फर्टिलाइज क्या होगा, जो तो फर्टिलाइज नहीं होगा, नर नहीं पड़ने का। ऐसा है, मैंने आपको बताया ना ये फर्टिलाइज कैसे होता है। रानी मक्खी जब संभोग के लिए जाती है हवा के अंदर, वहां से नर के साथ ये संभोग करती है और अपने शरीर के अंदर उसमें 1 2 3 4 5 नर से भी बारी बारी से संभोग कर सकती है। सिर्फ लाइफ में 2 से 2.5 साल या 3 साल इसकी लाइफ में एक बार ही संभोग करती है और अपने शरीर में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा शुक्राणु लेके आती है। वो उसके होल लाइफ के लिए काफी है। अब आपने कुछ नहीं करना, वो ये अपने आप अपना परिवार को बढ़ाती है। उसको ये देखना है कि बाहर से पराग कितना आ रहा है, बाहर से नेक्टर कितना आ रहा है, मकरंद कितना आ रहा है, उसी हिसाब से वो गर्भित अंडे भी देती है, एग गर्भित अंडे भी देती है। लेकिन जो एग गर्भित अंडा होता है, नर जो होते हैं वो लगभग 1% होंगे, 1%। 1 लाख में लगभग 1000। लेकिन जो 99,000 मधुमक्खियां हैं वो वर्कर्स हैं, मजदूर मक्खियां हैं, क्योंकि सारा काम उन्हीं ने करना है। नर का काम सिर्फ संभोग करना है, रानी के साथ जरूरत पड़ने संभोग तो करना है जी। 3 महीने हो गए और 3 महीने एक भी नर नहीं है 3 महीने से। कोई बात नहीं, नर का कोई चिंता करने की जरूरत। अगर रानी ठीक है, आप रानी को देखिए कि रानी अंडे दे रही है या नहीं दे रही। अगर रानी अंडे दे रही है वो अपने आप नर को देगी और नर पैदा करेगी। आपने कुछ नहीं करना उसके अंदर, आपसे वो कहीं ज्यादा ह्यूमन बीइंग से समझदार है और आदमी उसको इंटरफेयर कर ही नहीं सकता किसी प्रकार से। वो जब समझेगी वो अपने आप नर को पैदा करेगी। आपको अभी नर की जरूरत ही नहीं है, अभी वर्कर्स की जरूरत है। आपको नर की जरूरत है सिर्फ रानी के साथ संभोग करने के लिए, जब आपने नया बक्सा बनाना है। अदरवाइज नर का कोई फंक्शन नहीं है। नर ना मकरंद लाता है, ना पराग लाता है, ना पानी लाता है, ना टेम्परेचर मेंटेन करता है, ना बक्से की सफाई करता है, ना बक्से की रक्षा करता है। इसका काम सिर्फ खाना खाना है। एक नर जो है 8 मजदूर मक्खियों के बराबर खाना खा लेता है। हम कहते हैं कि नर कम से कम होने चाहिए, नर का कोई यूज नहीं है। नर तो इसलिए पैदा किए जाते हैं कि खुदा नवास्ता कभी रानी मर जाए,
या आपने बक्से का डिवीजन करना है, 1 से 2 बक्से बनाने हैं, तो नर के लिए संभोग की जरूरत पड़ती है रानी को। अदरवाइज नर का कोई काम नहीं है बक्से के अंदर, तो आपके लिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे फरवरी का महीना आएगा, क्योंकि जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में मौसम अनुकूल है, फूलों की कमी नहीं है, मकरंद आ रहा है, पराग आ रहा है। उस समय देखिएगा आप कितने नर पैदा होते हैं, क्योंकि उस समय मक्खियां अपने परिवार को बढ़ाती हैं। और अभी नर नहीं है तो किसी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि जो किसान साथी पहले इस विचारधारा के थे कि अपने खेत में मधुमक्खी बक्स नहीं रखने देते थे, उनको ये बात तय कर लेनी चाहिए कि उनका ज्यादा फायदा है उसकी अपेक्षा। अब तो मैंने बताया, पहले बता रहा हूँ आपको कि ऐसे किसान भाई हैं जो सिर्फ परागीकरण के ऊपर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अभी आप देखिए हिमाचल में मार्च के एंड में लोग जो है किसान, जो अच्छे किसान हमारे हरियाणा पंजाब के हैं, वो हिमाचल में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर जब तक सेब के अंदर परागीकरण नहीं होगा मधुमक्खियों से, आप सेब नहीं ले सकते। तो वहां पर जो है शुरुआत के अंदर 400 रुपए, 300-400 रुपए किराया होता था 20 दिन का, और आज वो 1000 से ऊपर है। अगर आप वहां बक्से देते हैं, मनाली में लोग चले जाते हैं, 10 बक्से किसान अपने बाग में लेने के लिए ले जा रहा है, तो वो आपको 10,000 रुपए जमा करवाएगा, और बक्से भी खुद लेके जाएगा, वापस भी लेके आएगा। जो शहद होगा वो भी किसान का होगा। तो परागीकरण एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, तो इसलिए ये आप लोग इसके कोई बताते नहीं है, बल्कि वो आपको बक्से रखने की परमिशन देते हैं जब उनको ये, अब अवेयरनेस इतनी आ गई है लोगों के अंदर, पहले वाला समय नहीं रहा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके बक्से के अंदर अगर मान लिया बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए किसी कारणवश, तो आप बक्से के ऊपर बोरियां भी डाल सकते हैं। आप बक्से का जो एंट्रेंस गेट है उसको आधा कर सकते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। ये चीज का ध्यान रखना है कि कई बार हमारे के साथ, क्योंकि जिस तरह से हम वार्म ब्लडेड एनिमल, हमारा 98.4 डिग्री टेम्परेचर है, बक्से का तापमान जो है 34 से 35 डिग्री है। मेरा ये सवाल था कि अब ठंडी हवाएं चलेंगी आगे, ठीक है ना। उस समय मक्खी क्या करती है कि एक तो गर्मी पैदा करने के लिए शहद को खा के कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है, सुकड़ती है, फैलाती है, तो गर्मी पैदा होती है। दूसरा, पंखों के साथ मिलके वो ऐसे बैठती है कि अंदर ठंडी हवा ना जाने पाए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोई टूट फूट अगर हो, कोई छिद्र हो, तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो मक्खियां वहां प्रोपोलिस से, गोंद से उसको बंद कर देती हैं। तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है इसका। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न था मेरा, ये एक मोमी कीड़े का प्रभाव भी पड़ता है इसके ऊपर? वो क्या कारण होता है कि जैसे आजकल, अब मैंने बताया कि कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, शाहबाद है, यहाँ तो तोड़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन कई जगह पर खास तौर पर मोमी कीड़ा आता है जून जुलाई के महीने में, जब फूलों की कमी हो जाती है, मकरंद पराग बिल्कुल नहीं होता, तो क्या होता है, मक्खियों के पैदा होने का दर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन मक्खियों के मरने का दर वही है। तो खाली फ्रेम हो जाते हैं। या आजकल क्या है कि जैसे मौसम, ये जो भी सरसों शुरू नहीं हुई और लोगों के पास, सबके पास। डॉक्टर साहब, एक सवाल है। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हिमाचल से बोल रहा हूँ। अब नाम? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या पूछना है? ये मधुमक्खी के बक्से परचेज करने तो फिर कहाँ से है ये? अच्छा, परचेज करने तो कहाँ से करें? ऐसा है कि सबसे पहले अगर आपको हरियाणा सरकार से बक्से परचेज करने हैं, यहाँ स्कीम है हमारे पास, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ये एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो रामनगर में है, वहां से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप HTI हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल है, वहां से इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। डॉक्टर, ये साथी हिमाचल से हैं, इनके लिए कैसे है? आपके हिमाचल के अंदर भी जो है, आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो जहां तक मेरे को ध्यान है वही मधुमक्खी पालन को देखता है। तो वहां पर जब आप संपर्क करेंगे तो वहां पर 40% अनुदान की राशि जो है वो भारत सरकार देती है, नेशनल बी बोर्ड। लेकिन हिमाचल प्रदेश भी जो है, जहां तक मैं समझता हूँ, 40% स्टेट गवर्नमेंट और पैसा देती है। यानी अगर 1 लाख रुपए के अपने मधुमक्खी के बक्से लेने हैं तो 40,000 भारत सरकार की अनुदान राशि है और 40,000 रुपए, 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट की अनुदान राशि है। तो आपका खर्चा 20,000 रुपए आएगा, और ये 50 बक्से तक इसकी लिमिट होती है कि एक किसान अपनी होल लाइफ में 50 मधुमक्खी के बक्से ले सकता है। तो ये सुविधा आपके स्टेट गवर्नमेंट में है। वहां पर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान अधिकारी, जो आपके स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, वहां पर आप संपर्क कीजिए, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि
शीत हवा चलेगी आगे आगे। हाँ, इसमें और उससे पहले हम कहते मम्मी कीड़े की बात। हाँ जी, वो मैंने बताया कि आजकल जैसे ये बीज का समय जो है सरसों खिलने से पहले, और इधर जो बक्से लोगों ने रखे हुए पहले तो तिल था, बाजरा था, बेरी थी, लेकिन बीच का समय कुछ ऐसा होता है कि और फूल कम हो जाते हैं। यहाँ शाहबाद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला अलग बात है क्योंकि यहाँ तोड़िया बहुत होता है, लेकिन जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ नहीं होता। तो इस समय हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर आपके बक्से के अंदर मक्खियां कम हो रही हैं, क्योंकि पैदा होने की संख्या कम हो जाएगी, मरने का दर तो वही है, तो कोई खाली फ्रेम अगर बक्से के अंदर मिल जाता है तो उसको निकाल के परिरक्षण कर लेना चाहिए, प्रिजर्वेशन कर देना चाहिए, ताकि बक्सा खराब ना हो। नहीं तो जो मोमी कीड़ा है, यानी एक प्रकार से पतंगा है, तितली जैसे होती है, बक्से के अंदर एंटर करेगी, वहां गंदगी के ऊपर अंडे देगी, उसके जो लार्वा है वो मोम के जो छत्ते बने हुए हैं उसके अंदर सुरंग बनाती हुई चली जाएगी, तो आपका छत्ता नुकसान हो जाएगा। यानी एक फ्रेम जो है 20 रुपए का है, आपकी शीट 20 रुपए की है, लेकिन जब मक्खियां छत्ता बना लेती हैं उसकी कीमत 100 से लेकर 150 रुपए तक है। तो आपके अगर 100 बक्से और एक एक छत्ता भी खराब हो गया, आपका 10,000 का नुकसान हो गया। तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपको प्रिजर्वेशन करना है, और जो बक्से हैं वो कम से कम सर्दी के दिनों में 8 से 10 फ्रेम बक्से के अंदर होने चाहिए। ये ना हो कि बक्से के अंदर 4 फ्रेम है, 5 फ्रेम है, तो उसमें आपको सर्वाइवल मुश्किल होता है ठंडी सर्दी के साथ। अगर ऐसा है तो 2 बक्से आप मिला भी सकते हैं, ताकि मक्खियों की स्ट्रेंथ अगर है तो टेम्परेचर मीटर रहेगा, तो मक्खियों के बक्से। चलते चलते एक बात पूछना चाहेंगे कि कितने दिन में जो है बक्सों की निरीक्षण कर लेना चाहिए? कितने दिनों में निरीक्षण कर लेना चाहिए सारे बक्सों का जो हम लगा रखे हैं? हाँ, ये हम तो ये कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई नीचे गंदगी है उसकी सफाई कर देनी चाहिए। बक्से को नई शीट, अगर मक्खियां पूरे भर गया सकता, नई शीट लगा सकते हैं, तो निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर सीजे जुनेजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को, खासकर जो मधुमक्खी पालक है, उनको बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय हमने लिया था सर्दियों में अधिक शहद का उत्पादन कैसे लें। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सीजे जुनेजा, पूर्व सलाहकार मधुमक्खी एकीकृत केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त होया जा रहा है, तो धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।